बखैर, सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आजकल हम देख रहे हैं जी लाहौर शहर की मेन शाहराहों पर सदके के नाम पर एक नया कारोबार चमकता जा रहा है। परिंदों को पकड़ा जाता है, कैद किया जाता है एक छोटे से पिंजरे में जिसमें चिड़िया होते हैं, कौवे होते हैं और दीगर परिंदे शामिल होते हैं। फिर उन्हें सदके के नाम पर आज़ाद कर दिया जाता है। इस तरह की तोहिमात, गलत रिवाज बहुत आम होते जा रहे हैं और कसूरवार इसके हम खुद भी हैं। चूँकि उलमा कराम की जानिब से कई बार वाज़ेह किया जा चुका है कि बेहतरीन सदका वो है जो किसी की मदद का जरिया बन जाए, किसी यतीम, किसी मस्कीन के खाने का एहतमाम कर दिया जाए, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर दी जाए, किसी के मुंह में निवाला डाल दिया जाए। ये तमाम बेहतरीन सदकात हैं। बजाय इसके कि आप खाने वाली अशिया को कब्रिस्तान में फेंक दें या फिर सदके के नाम पर परिंदों को कैद करके जो उन पर जुल्म किया जाता है उसका हिस्सा बन जाएं। और ये अजीब सा कारोबार लाहौर में बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। अफसोस है कि इंतज़ामिया की जानिब से भी इस जुल्म के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कमोबेश ही हम लोगों को देखने को मिलती हैं। लेकिन आज सुबह सुबह ये बात करने का मकसद बस यही था कि कम से कम हम अपने तौर पर इसे बढ़ावा ना दें और परिंदों पर होने वाले इस जुल्म का हिस्सा ना। आगे बढ़ते हैं जी। सरदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत हमारे ईमान का मरकज़ है। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं और वज़ीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है जिसमें इंतजामात का जायजा लिया गया है। जबकि दूसरी जानिब गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ शहर में एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं। रिपोर्ट में देखते हैं। हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन के इंतजामात पर पेशरफ्त का जायजा। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। सूबाई वजीर राजा यासिर हुमायूं, स्पेशल असिस्टेंट वजीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान, सेक्रेटरी औकाफ और सेक्रेटरी इतराज समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। राजा बशारत ने इस मौके पर कहा कि शान रहमतुल्लिल आलमीन पर लेक्चर, महफिल समा, महफिल नात, महफिल मिलाद, नातिया, मुशायरा और उलमाओ मशाइख कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। तालीमी इदारों में मुख्तलिफ प्रोग्राम और मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। डिविजनल व जिलाई सतह पर भी मुख्तलिफ तकरीबात होंगी। दूसरी जानिब गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ LDA अफसरान और मुलाजमीन ने LDA ऑफिस जोहर टाउन से शादेवाल चौक तक रैली निकाली। मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी सदर के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। VC LDA SM इमरान का इस मौके पर कहना था कि मुसलमान इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बे से सरशार हैं। ऐसी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज में मजम्मत करेंगे। ये जो बात कर रहे हैं ये एक इंतहाई इमैच्योर और बेवकूफ़ आदमी है जिसने ये बात की है। ख़ास तौर पे एक मुल्क का सदर होने के नाते आपके नीचे हर किस्म का मजहब अवेलेबल होता है। अगर आप अपने मुल्क के भी मजहब के लोगों की इज्जत नहीं कर सकते तो दुनिया में किसी की क्या इज्जत करेंगे और क्या इज्जत कमाएंगे। DG LDA अहमद अजीज तारड़ बोले कि आज़ादी राय का हरगिज ये मतलब नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पूरी दुनिया में जो समझदार लोग हैं उनको मालूम है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब अगले की हतक करना, उसकी बेइज्जती करना नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब अपनी राय का इजहार है, उसकी अपनी हदूदों का यूद है। उन हदूदों के यूद से बाहर जाके कोई बात करना, कोई गलत करना, वो कतन भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। इसी तरह UC 156 रामगढ़ बाजार में भी गुस्ताखाना खाकों की अशात के खिलाफ रैली निकाली गई। चेयरमैन UC 156 शेख मोहम्मद सईद ने कहा, आज़ादी इजहार राय की आड़ में बैन अल-अक़वामी सतह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का सिलसिला बंद किया जाए। ये पैगाम है हमारा कि बस कर दो, हमारा सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है। वो ना हो कि हम जो है ना, हम पैदल जो है वो तुम्हारी गर्दनें काटने के लिए तुम्हारे मुल्क में आ जाएं। रैली के शुरका ने कहा कि मुसलमान किसी भी सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए निकल के साबित कर रहे हैं हम आका अलैहिस्सलाम से दिलो जान से प्यार करते हैं और ये इजहार मोहब्बत इंशाअल्लाह हमारा दुनिया में भी रहेगा और आखिरत में भी। ये कहते हैं इनसे रफ़ब राब्ते खत्म कर दें, इनसे सफीर वापस बुलाएं और इनसे हमारा कोई राब्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी रैली रामगढ़ बाजार से शुरू होकर शालीमार लिंक रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर बिलाल अकील के साथ शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है, पूरी दुनिया में बात हो रही है जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से, लेकिन ये लोग समझने से कासिर हैं कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या। आपने ठीक है कि आपने अपनी जो राय है उसका इजहार करना है, लेकिन वो इतनी आज़ाद नहीं होनी चाहिए कि उसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो, किसी का दिल टूट जाए, क्योंकि जो भी आप अपनी ज़बान से अल्फाज अदा करते हैं उनका पूरा एक सोसाइटी पर असर होता है, और ख़ासतौर पर जब आप किसी हाई रैंक पे होते हैं, जिस तरह ये फ्रांस के सदर साहब है, अजीब इन्होंने बेवकूफ़ाना जो है वो हरकत की है। ऑब्वियसली मिनॉरिटीज़ का पूरी दुनिया में हकूक़ की बात की जाती है, और सबसे पहले बात होती है जी इंसानियत के हकूक़ के हवाले। आप बिल्कुल भी किसी मज़हब के हवाले से, किसी फ़िरके के हवाले से आप नहीं कह सकते, इख्तलाफ ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप बांगे दोहल जो है वो उसको बुरा भला नहीं कह सकते। इसीलिए हमारे यहाँ जितने भी पूरी मुस्लिम उम्मा है, ख़ासतौर पर अपने पाकिस्तानियों की मैं बात करूँगी, गमो गुस्सा दिखाया जा रहा है, मुख्तलिफ तरह के मुतालिबात किए जा रहे हैं कि नामूसे रिसालत के ख़िलाफ़ जो है वो किसी को बात करने की इजाज़त नहीं है। इसके लिए मुसलमान हमारे तमाम बहन भाई हम समेत जो है वो मरने पर भी तैयार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, कुछ लाहौर शहर में होने वाले तरक्याती मंसूबों की बात कर लेते हैं। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा मजीद लटक गया है। नए चीफ इंजीनियर LDA नए तामीराती काम की तकमील के लिए 20 से 25 रोज़ का वक्त दे दिया है, और कहते हैं कि 11 मॉडल रोड्स की ताज़ीन व आराइश का प्लान बना लिया गया है और बाकायदा अनकरीब काम का आगाज़ हो जाएगा। शेख जैन की रिपोर्ट में देख लेते हैं। फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे में ताखीर पर वजीर आला पंजाब ने चीफ इंजीनियर LDA को ओहदे से हटाया। DG LDA को भी शोकज नोटिस जारी हुआ। वजीर आला के एक्शन के बाद DG LDA ने नए चीफ इंजीनियर की तैनाती तो कर दी, मगर मंसूबा अब भी जल्दी मुकम्मल होता नजर नहीं आता। नए तैनात होने वाले चीफ इंजीनियर अब्दुल रज़ाक का कहना है कि फिरदौस मार्केट अंडरपास आइंदा 20 से 25 रोज में मुकम्मल हो जाएगा। तामीराती काम के लिए नया शेड्यूल मुरतब कर लिया है। कारपेट ऑलमोस्ट हो चुकी है, बैरल से ट्रैफिक गुजर जाएगी इस माह में, ये तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, मगर बैरल से ट्रैफिक गुजारना ये अंडरपास का मकसद नहीं है। हमारे ऊपर अलाइड सर्विसेज है, सर्विस रोड है, जब तक ये कंसोलिडेटेड फॉर्म में ब्रिज काम नहीं करेगा तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि प्रोजेक्ट प्रॉपर काम कर रहा है। चीफ इंजीनियर LDA ने शहर की दूसरी सड़कों पर होने वाले कामों की भी तफसीलात बता दी। कहते हैं सड़कों के पैच वर्क के लिए शहर को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। उन्होंने कहा कि शहर की 11 मॉडल रोड्स की ताज़ीन व आराइश का प्लान बना लिया है। जी, इसमें ऑलरेडी हमने काफ़ी काम कर लिया है। हमने लाहौर को 4 रीजन में डिवाइड करके प्री क्वालिफिकेशन की है, और जो कॉम्पिटेंट कंट्रैक्टर है उनको सॉर्ट आउट कर लिया है, एस्टिमेशन कर ली है, डायग्नोज कर लिया और टेंडरिंग भी ऑलमोस्ट कर ली है। चीफ इंजीनियर का कहना था कि पैदल चलने के लिए बनाए गए पुलों की हालत जार को भी बेहतर बनाया जाएगा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। नाज़रीन, इसी प्रोजेक्ट के हवाले से हमने मजीद बात करनी है। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। शेख जैन, ये फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा फिर ताखीर का शिकार, फिर लटक गया। सिदरा मुनीर, अगर ये कहा जाए कि LDA इंतजामिया अभी तक इसको मुकम्मल करने के हवाले से तजब्जुब का शिकार है तो ये गलत ना होगा। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से एक्शन लिया गया, DG LDA को शोकस कर दिया गया, चीफ इंजीनियर को ओहदे से हटा दिया गया, नया चीफ इंजीनियर तैनात कर दिया गया, फिर फिरदौस मार्केट के दौरे भी हो गए, और अभी तक LDA इंतजामिया ये बताने से कासिर है कि इसको कब मुकम्मल किया जाएगा। 3 रोज कबल आपके प्रोग्राम में जो मेंबर गवर्निंग बॉडी थे वो कह रहे थे कि 10 से 15 रोज दरकार होंगे। कल जब मेरी चीफ इंजीनियर LDA जो कि नए तैनात किए गए हैं अब्दुल रज़ाक, उनसे बात हुई तो वो कहते हैं 20 से 25 दिन दरकार होंगे, और दीगर जो साइट पर मौजूद प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि इसको अभी भी मुकम्मल होने में 30 से 35 दिन का वक्त दरकार है। अच्छा, तो इस तरह अभी अब मेरा सवाल ले लीजिए, मुझे अब ये बताइए कि ये LDA कोई अनोखा या कोई नया काम तो नहीं कर रहा। लाहौर में तो कितने अंडरपासेस बने, कितने ब्रिजेस बने, LDA का तो काम ही ये है, तो फिर ये प्लानिंग्स पहले से क्यों नहीं की गई? कहाँ पर मसला आया कि हमें पता ही नहीं है, LDA को पता ही नहीं है कि कब ये मुकम्मल होगा, कितने दिन में हम इसको खोल देंगे, किस तरह से काम करना है? बेसिकली सिदरा, ये जो प्रोजेक्ट है फिरदौस मार्केट जो कि बुज़दार सरकार का पहला प्रोजेक्ट है, LDA इसको मुकम्मल करने के हवाले से अभी जो तनाज़ात का शिकार हो चुका है। ना तो इसके पास इनफ फंड है। अब 2 रोज कबल इसके जो बिल है वो डायरेक्टर फाइनेंस को जमा करवा दिए गए, मगर अभी तक वो जारी ना किए गए। जब कॉन्ट्रैक्टर को फंड जारी नहीं होते तो फिर वो काम की रफ्तार को
स्लो कर देता है। अब इसकी तकमील के हवाले से नया शेड्यूल मुरतब करने के लिए भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ गुफ्तगू की गई, मगर वो नया शेड्यूल भी मुरतब नहीं हो सका। इस वक्त जो अंडरपास का बैरल है वो मुकम्मल है, लेकिन सिर्फ बैरल को नहीं खोला जा सकता। इस अंडरपास से मुल्हिका जो अली जेब रोड है, जो कि मरकजी जिसको करशी रोड भी बोला जाता है, वो अभी तक नामुकम्मल है, वहां पर असफाल्ट का काम होने वाला है। इसी तरह अंडरपास के बैरल के दोनों अतराफ में स्लिप रोड है, सर्विस रोड है, जहां से ट्रैफिक ने टर्न लेना है हुसैन चौक की तरफ या सीधा जाना है मक्का कॉलोनी की तरफ, अभी तक वो सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इस किसी भी अंडरपास की तमीर के दौरान यूटिलिटीज की शिफ्टिंग होती है, जिसमें वाटर सप्लाई है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, वो ये अभी तक शिफ्टिंग का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। एलडीए की तरफ से तो ये प्लान बनाया गया था कि इस अंडरपास के साथ 11 कुएं बनाए जाएंगे, जहां पर जो पानी है उसको महफूज भी किया जा सकेगा और जेर जमीन एक्वाफायर भी चार्ज किया जा सकेगा। सिद्रा अभी तक तो वो कुएं भी मुकम्मल नहीं हो सके। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए कि अंडरपास जो फिरदौस मार्केट में बनाया जा रहा है वो लटकता जा रहा है और मामलात अभी तक जो है वो प्लानिंग का फुकदान ही दिखाई दे रहा है कि पहले से ये तमाम चीज़ें क्यों न तय की गई कि कितना वक्त लगेगा और कब तक इसको मुकम्मल हो जाना चाहिए। लोगों को इसकी वजह से बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे जी हम एक बड़े ही अहम टॉपिक के हवाले से। बहुत सारे हमारे ऐसे देखने वाले हैं जो कि घरों में पेट रखते हैं, जानवर रखते हैं, परिंदे रखते हैं, और हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाले जानवर और परिंदे कायनात का हुस्न समझे जाते हैं। आसमान पर उड़ते और चहचहाते ये परिंदे अपनी मीठी आवाज़ों से कानों में रस घोलते दिखाई देते हैं। खुदा की इस खूबसूरत मखलूक से इंसान की मोहब्बत का किस्सा भी बहुत ही पुराना है और परिंदों और जानवरों को घरों में पालने की रीत भी बहुत पुरानी है। लेकिन आजकल की नस्ल में जानवर पालने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ख़ासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पहले तो घरों में सिर्फ तोते, कबूतर, मुर्गियाँ, मुर्गे, बिल्लियाँ और कुत्ते पाले जाते थे, लेकिन आज के दौर में हर किस्म के जानवर, यहाँ तक कि चीते और शेर जैसे ख़तरनाक जानवर भी लोगों ने घरों में पाल रखे हैं। जानवरों और परिंदों को पालना खैर कोई आसान काम नहीं है और ये भी भरपूर तवज्जो चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि आपके बच्चे होते हैं घर के, और उनकी भी सेहत का ख्याल रखना पड़ता है। ये शौक़ ना सिर्फ महंगा है बल्कि मुश्किल भी है, टाइम टेकिंग भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और अल्लाह ताला ने इंसान को 5 हिस्से अता किए हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अपनी हर ज़रूरत पूरी कर सकता है। इंसान को ये खसूसियात हासिल है कि जब उसे खाना चाहिए होता है, कुछ ना मिले तो वो चीखता है, चिल्लाता है। बच्चा है तो वो रोना शुरू कर देता है, बड़े हैं तो वो ज़बान से अल्फाज के ज़रिए अपनी जो ज़रूरियात का इजहार करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। लेकिन हमारे इर्द गिर्द पाए जाने वाले जानवर और परिंदों को जब भूख और प्यास लगती है तो वो इंसान की तरह चीख चिल्ला नहीं सकते, अपनी ज़रूरियात का इजहार नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। मौसम की शिद्दत से बचने के लिए इंसानों की तरह इक़दामात वो नहीं कर सकते। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि बदलते मौसम, ख़ुसूसन मौसम सरमा में पालतू जानवरों के साथ साथ परिंदों और गली मोहल्लों में फिरने वाले दीगर जानदारों का भी ख्याल रखें। सर्द मौसम में इन चरिंद परिंद का ख्याल कैसे रखा जा सकता है, पालतू जानवरों को मौसमी असरात से कैसे बचाया जा सकता है, और ख़ास तौर पर जो जानवर घरों में पाले जाते हैं, परिंदे घरों में पाले जाते हैं, वो भी बिल्कुल जैसे इंसान बीमार हो जाते हैं, इंसान को नज़ला ज़ुकाम फ्लू हो जाता है, बुखार हो जाता है, जानवर परिंदों के साथ भी यही मामला है। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। घरों में पालतू जानवर रख तो लिए जाते हैं लेकिन उनकी हिफाजत उस तरह से समटाइम्स नहीं भी हो पाती जिस तरह से होनी चाहिए। इसी हवाले पे आज हमने बात करनी है कि मौसम बदल रहे हैं, जानवरों का ख्याल किस तरह से रखना है। हमारे साथ मौजूद है जी सारा गंडापुर साहिबा है, जानवरों के हकूक़ पे अक्सर ये बात करती हैं, एनिमल एक्टिविस्ट है, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर उज़मा खान साहिबा, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, बस आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, मौसम बदल रहे हैं, हम लोगों के पहनावे बदल गए हैं, ईटिंग स्टाइल्स हमारे बदल गए हैं, जानवरों के लिए भी सब कुछ चेंज करना पड़ता है। आई वुड से यस, लेकिन ये है कि मुझे तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लगती है जब भी विंटर आता है वो होता है कि स्मॉग, और जिस तरह हम स्मॉग से इम्पैक्ट होते हैं उस तरह एनिमल स्टडीज़ भी हैं कि उन पे भी इम्पैक्ट होता है। तो जिस तरह हमें होता है कि जी हम बाहर ना निकलें, आई थिंक फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज़ कि लोग अपने जो पालतू जानवर हैं उनके लिए कुछ शेड्स ऐसे बनाएं
ताकि अपार्ट फ्रॉम के वो विंटर है, ठंड है, वो स्मॉग से भी प्रोटेक्ट हो सकें। लेकिन एक और चीज़ जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, जो मैंने बहुत कॉमनली देखी है कि लोग अपने जो पालतू कुत्ते होते हैं उनको जी रोटी खिला रहे हैं, चावल खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, जो घर में बन रहा है वो उनको भी खिला रहे हैं। लेकिन ये, और वो बड़े प्राउडली कहते हैं कि जी जो मैं खाती हूँ मेरा कुत्ता भी वही खाता है। दिस इज एंटायरली इनकरेक्ट, क्योंकि जो डॉग है वो एक कार्निवोर जानवर है, वो एक गोश्तखोर जानवर है। तो आप कोशिश ये करें, आप उसकी फितरत नहीं बदल सकते। एग्जैक्टली, उसका वो सिस्टम ही पूरा ऐसा है, तो उसको जरा कार्निवोरस डाइट पे रखें। उसको रोटी और दूध और केक्स एंड बिस्किट्स उसके लिए अप्रोप्रिएट डाइट नहीं है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो पीपल शुड अंडरस्टैंड कि एक कार्निवर एनिमल को आप वेजिटेरियन डाइट पे नहीं रख सकते। ठीक, सारा, अब हम जानवरों की बात करें, परिंदों की बात करें, कुछ लोग तो अपने जानवर परिंदों को बिल्कुल बच्चों की तरह पैम्पर्ड करके रखते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जहाँ पर ये परिंदे जानवर बच्चों के शौक के लिए लाए तो जाते हैं, लेकिन उनकी फिर हिफाजत नहीं होती। एक तो हिफाजत नहीं होती है, और सबसे पहले थैंक यू कहूँगी कि दुनिया टीवी जो है वो हमेशा, दुनिया न्यूज़ जो है वो एक एनिमल्स को, जानवरों को, उनके टॉपिक को हाईलाइट करते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी बात है और एक ज़रूरी बात है, बिकॉज सुबह सुबह सारे लोग देख रहे होते हैं न्यूज़ चैनल्स एंड एवरीथिंग, तो उन तक हम अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। होता ये कि हम अपने बच्चों के लिए शौक से जानवर ले आते हैं, स्पेशली जो पपीज होती हैं या किटन्स होते हैं या छोटे चिकन्स होते हैं जो उनको कहते हैं चूजे, और जब वो ज़रा बड़े होने लगते हैं तो जाहिरी बात है अल्लाह ताला ने हर एक जानदार की एक ज़िंदगी लिखी है ना, तो वो बच्चा होता है तो वो बड़ा भी हो जाता है। तो होता ये कि जब वो बच्चे होते हैं तो बड़े क्यूट होते हैं, जैसे वो बड़े होने लगते हैं तो वो कहते हैं हाय हाय अब तो हमसे नहीं संभाला जा रहा, ये तो महंगा हो गया है, इसके तो ये तो लड़ता है, ये तो ये करता है। जाहिरी बात है अल्लाह ने एक चीज़ बनाई, ये उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, घरों से घर तक पास किया जाता है, मुझे नहीं चाहिए, फलां को दे दिया, फलां को दे दिया। वो करते करते होता ही है कि जानवर भी अपसेट हो जाता है, और ये उसके साथ बहुत नाइंसाफी है। और दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम ये होती है कि जो ब्रीडर्स हैं, जो बेचने वाले हैं, जो इनको पैदा करते हैं और बेचते हैं, उनको एक बिजनेस करने को मिल जाता है, और आधे से ज्यादा ब्रीडर्स हमारे मुल्क में लाइसेंस्ड नहीं है। और टॉलिंगटन मार्केट जैसी बहुत सारी जगह हैं जिधर जानवरों के साथ बहुत ज्यादती की जाती है, और लॉकडाउन में तो हमने ऐसा जुल्म देखा है बेजुबानों के साथ। ये तो आपने दुख की रग पे हाथ रखा है। हमारे यहाँ लोगों के असले है कि लाइसेंस नहीं है, जानवरों को कौन पूछता है? नहीं, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन बात यह है कि देखिए ये तो काम हुकूमत का और हम लोग का है, क्योंकि देखिए हर काम गवर्नमेंट का नहीं होता, हम शहरी है ना, तो हमारी सिविल ड्यूटी भी कोई है। लेकिन ये ऑफ टॉपिक हो जाएगा, जैसे कि डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि जानवरों के लिए स्मॉग बहुत इम्पैक्ट करती है, तो वो वाकई बड़ी सही बात है। कैनल्स बनाना, उनके लिए शेड बनाना बहुत ज़रूरी है, और प्लीज खुदा के वास्ते उनको उनका खाना दे, दूध चीजें ना पिलाएं, दूध से इनका पेट खराब होता है। डॉक्टर साहब, ये खाने के हवाले से हमें बताइए कि जब मौसम बदलता है तो ये हम चाहे तोतों की बात कर लें या जो भी आपने घर में पेट रखे में, गर्मी के मौसम में उनको कुछ और खाने को मिलना चाहिए, सर्दी में कुछ और मिलना चाहिए? देखिए यूजुअली जो, क्योंकि मैं ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरी जू मैनेजमेंट में रही है, मैंने पेट्स में डॉग्स रखे हैं और पैरट्स नहीं रखे, लेकिन जो जू मैनेजमेंट में एक कॉमन प्रैक्टिस है वो ये है कि जो नट्स टाइप चीज़ें हैं, जैसे हम भी करते हैं कि अपनी डाइट में नट्स ऐड कर देते हैं, जू मैनेजमेंट में भी यही किया जाता है कि वो नट्स, सनफ्लावर सीड्स, जो कि इस तरह की चीज़ें जिसको हम कहते हैं कि तासीर में ज़रा जो गर्म है, जो हम अपनी देसी ज़बान में कहते हैं, उस टाइप की चीज़ें ऐड करते हैं, विच मीन्स इन अंग्रेजी इट मीन्स कि उसका ऑयल कंटेंट ज़रा हाई है, वो आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको वार्मथ प्रोवाइड करता है। लेकिन एक चीज़ जो, बिकॉज आप एनिमल्स की बात ही करें और पेट्स की बात करें, मैं बहुत स्ट्रेस इस बात पे देना चाहूँगी कि लोग वाइल्ड एनिमल्स को पेट्स ना रखें। बहुत पाकिस्तान में एक ग्रोइंग ट्रेंड है कि जी शेर रखे में, और हमारे लिए जी इट्स डिस्प्ले ऑफ आवर वेल्थ एंड पावर के जी हमने ये जानवर रखे हैं, बट इतना सफ़र करते हैं हम उनको। एक शेर जो कि कितनी बड़ी टेरिटरी उसकी नेचुरल होती है, 100 स्क्वायर किलोमीटर, एग्जैक्टली, उसको हम एक छोटे से केज में जी हमने तो शेर रखा है। दैट्स नॉट हाउ यू। और डॉक्टर साहब, इंसान के लिए खतरनाक भी तो हो सकता है ना, खतरनाक हो सकता है, और लोगों ने रोड साइड पे रखे हुए हैं, वो फिर अब डिफेंस के इलाके में वो गाड़ियों में लेके फिर रहे होते हैं, तो ये तो एक जुल्म वाली बात है। और इस पे अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो एनिमल्स जो हमारे मुल्क के नहीं हैं, जिनको हम एग्जॉटिक कहते हैं, उनके ऊपर कानून भी बहुत वीक है।
लेकिन लोगों को खुद भी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आप एक जानवर को अपने शौक के लिए उसको आप तकलीफ में डाल रहे हैं, so which needs to be corrected here. सारा कितने लोग आपने देखे, क्योंकि आप जितने भी लावारिस बाहर जानवर होते हैं आप उनको भी रेस्क्यू करती हैं, उनकी भी हिफाजत के लिए काम करती है, कितने लोग हैं जो पालतू जानवर रखते हैं और फिर उसका बड़ा अच्छे से ख्याल रखते हैं, और कितने % ऐसे लोग हैं, अंदाजन मैं पूछ रही हूँ आपसे, कि जो बस रख लेते हैं उसके बाद वो मुसीबत समझना शुरू हो जाता है? मेरे ख्याल में 70% ऐसे हैं जो बस रख लेते हैं शौकिया, और जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने फरमाया कि जी शो ऑफ करने के लिए ना कि हमारे पास बड़े पैसे हैं और हमने जी रखा। अक्सर औकात आजकल मैं जाती हूँ वेट्स के पास जो हमारे जानवरों के डॉक्टर होते हैं, और वहां पर लाइन कब्ज आ रहे होते हैं, यानी कि शेर के बच्चे। एक शेर की बच्ची थी, लड़की थी, कब थी, वो मेरे सामने 10-15 दिन आती रही है। उसने माँ का दूध पीना छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, बिकॉज माँ पहले ही बीमार हो रही थी, तो बच्ची भी बीमार हो गई, और वो आती रही। और मैंने जब उधर उनके सर्वेंट से बोला, क्योंकि मालिकों के पास तो टाइम नहीं होता, वो आते नहीं है, तो मैंने कहा कि ये क्या मसला है? कहते जी हमारे पास तो 10, 15, 20 शेर है, ये तो उसमें से बच्ची है, मालिक इतना हमारे अमीर है जी, उनके पास तो टाइम नहीं है कि वो आए, तो वो तो बस जी उनका शौक है, तो फार्म हाउस पे रखे हुए। अच्छा जी, जिससे आजकल बात होती है वो बच्चों के पॉज डीक्लॉ कर देते हैं, उनके K9s हटा देते हैं, कार्निवोरस हैं, उनके K9 रिमूव हो जाते हैं डॉक्टर्स के पास से। और मैं कभी कहती हूँ आप लोग ये क्यों करते हो? कहते हैं कि भाई उनके पास लाइसेंस है या वो ये कर सकते हैं, तो हम तो डॉक्टर हैं, हमने तो उन्हें हिफाजत ही दे रही है ना, तो हम कर देंगे। सो लाइक डॉक्टर साहिबा राइटली पॉइंटेड आउट, इतना वीक है हमारा लॉ रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन और इवन एनिमल्स की, पेट्स की प्रोटेक्शन, एंड वी नीड दैट, प्लीज वी नीड प्रोटेक्शन एंड वी नीड लॉज। हमें इसकी जरूरत है कि पेट्स के पास भी अगर आप देखें कि यार इस पेट का जो या पालतू जानवर है इसका सही ख्याल नहीं रखा जा रहा, तो उज़मा मेरी नेबर हैं, वो मुझे मेरी कंप्लेन कर सकती हैं, आप कर सकती हैं कि यार ये ठीक नहीं रख रहे, तो इनका एनिमल कॉन्फिस्केट किया जाए। बट ऐसा कुछ होता ही नहीं, कुछ होता नहीं है। डॉक्टर साहब हमें ये बताइए अब कि ये जानवर परिंदे भी बीमार हो जाते हैं, जैसे मैंने इंट्रो में कहा है, लोगों को ये भी नहीं पता होता कि वो बेचारे बीमार होते हैं, उनको फ्लू जुकाम भी हो सकता है, उनको भी बुखार हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि अपार्ट फ्रॉम, जैसे सारा ने कहा ना कि लोग अपना पेट तंग आके किसी और को दे देते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम के जो वेटनरी एस्पेक्ट्स हैं जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, वो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स होते हैं एनिमल के। अब आपको मैं बताऊंगी, एक पैरट है, ग्रे पैरट, बहुत कॉमन है कि जी वो लोग रखते हैं। अब उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होती है, 50 के करीब ऊपर। अब उसमें जब ओनर चेंज होता है तो एनिमल बहुत डिस्टर्ब होता है, और पैरट्स में एक बहुत कॉमन बिहेवियर है, जब वो डिस्टर्ब होते हैं वो करते हैं, इज कॉल्ड फेदर प्लकिंग। वो अपने जो फेदर्स हैं अपनी फ्रंट से खुद ही, बिकॉज वो डिस्टर्ब हैं, वो स्ट्रेस्ड हैं, वो एबनॉर्मल बिहेवियर्स शो करते हैं। अच्छा। सो यू नो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि हैविंग अ पेट इज अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। और हमारे अनफॉर्चुनेटली मुल्क में मुझे बहुत दुख होता है, आप शॉपिंग मॉल में जाएं, वहां पे आप जी अपने पैरट को बिठाएं, तस्वीरें खींचे, दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। लोग एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड अंडरस्टैंड कि ये आप जानवर को तंग करें, उससे अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे, उससे तस्वीर खींच के सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, मतलब यू आर एक्चुअली टीजिंग एन एनिमल। अब उसकी तो वो ट्रेनिंग हुई है, बट व्हाट हैपेंस टू इट आफ्टरवर्ड्स? अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि जो घर में परिंदे जानवर लोगों ने रखे हुए हैं वो बीमार हो जाते हैं, तो फिर उनके साथ जो है वो बच्चों वाली मेडिसिन, मैंने ये भी देखा है कि जो घर में बच्चों को मेडिसिन पिलाई जाती हैं वही पेट्स को पिलाई जा रही होती है, ना कि ये कि उसको डॉक्टर के पास बाकायदा लेके जाया जाए। टू बी ऑनेस्ट, इवन जो वेट्स हैं वो भी ह्यूमन मेडिसिन यूज करते हैं एनिमल्स पे, ये काफी कॉमन है। इवन जो आम जो डिवर्मिंग होती है डॉग्स की, वही मेडिसिन आप अपने बच्चे को भी देते हैं। कोई डोज भी तो चेंज होगी ना? ऑफ कोर्स वो तो है। एंड यू मस्ट, जो भी पेट ओनर्स हैं, वेट्स के पास जाएं, वैक्सीनेशन करें, और वेट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। मतलब खुद सेल्फ मेडिकेशन तो एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, वैक्सीन पे भी हम बात करेंगे। सारा हमें बताइए कि अपने तौर पर जो लोगों ने घरों में परिंदे जानवर पाल रखे हैं उनकी हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं?
जो अमूमन नहीं किया जाता। जी अच्छा, एक तो सबसे पहले मैं मेडिकेशन, क्योंकि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया और डॉक्टर साहब ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी कि देखिए एनिमल्स और ह्यूमंस की काफ़ी सारी मेडिकेशन कॉमन है, ठीक है। सो हम वो मेडिकेशन जानवरों पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वांटिटी नहीं पता और हमें ये नहीं पता सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक है। लेकिन जैसे हम लोग को इतना एक्सपीरियंस हो गया है तो हम लोग थोड़ा सा, डॉक्टर नहीं है अवेलेबल तो हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन एक डॉक्टर का काम डॉक्टर का है ना, तो उसके पास जाना जरूरी है। एक ये, दूसरी बात यह है कि आप जब जानवर रखें तो पहले आप अपने आप को एजुकेट करें और अपने बच्चों को एजुकेट करें ताकि वो रिस्पॉन्सिबली उस जानवर को पाल सकें, ठीक है। और वैसे तो हम गानों के लिए और ड्रामों के लिए और चीज़ों के लिए इंटरनेट का बहुत इस्तेमाल करते हैं और टिकटॉकिंग के लिए, तो प्लीज ज़रा अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल करें। पूरा नेट भरा हुआ इन्फॉर्मेशन से। आपके घर में जो भी पेट है आप सारी इन्फॉर्मेशन नेट से निकाल सकते हैं। मैं सारी, और मैं खुद ये करती होती हूँ कभी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सेल्फ प्लकिंग जो ये करते हैं जानवर, इस तरह एनिमल्स और भी बहुत सारी, बिल्लियों को अगर डिप्रेशन होती है तो वो पानी के प्याले में मुंह डबोती हैं अपना, वो अपने आप को डबोने की कोशिश करती है, विच इज जैसे ड्राउन करते हैं आप अपने आप को, ठीक है। और दूसरा ये कि वो बिल्कुल चुप होके कोने में ऐसे गोल होके बैठी रहेगी, दैट मीन्स दैट कैट इज इन स्ट्रेस एंड इट्स डिप्रेस्ड, एक्टिव नहीं होगी। जी, एक्टिव नहीं होगी और वो बहुत खाना पीना कम कर देती हैं। तो ये बड़े साइंस है मेजर, जो लोग कहते हैं कि जी हमारी बिल्ली तो बड़ी मासूम है, वो सोती रहती है, नहीं, ये बात नहीं होती। डिप्रेशन, बिल्लियों को क्या डिप्रेशन, क्यों नहीं होती? जब आप एक घर में ज्यादा जानवर रख लेते हैं तो उनमें जेलसी भी होती है, उनमें कंपटीशन भी होता है, उनमें डिप्रेशन भी होता है और वो आपको शेयर नहीं करना चाहते, तो आपको उनको ट्रेन करना पड़ता है एक दूसरे के साथ रहने के लिए। प्लस मेरे घर में रॉटवाइलर है, डॉग साहिबा हैज डॉग्स एज वेल, तो मेरी रॉटवाइलर को मैंने ट्रेन किया है कि वो मेरी सब बिल्लियों के साथ रहती है, एंड वी आर अबाउट 30 कैट्स एंड माशाल्लाह अब आकर, अब तो कम हो गई हैं, बट एनीवेज तो वो सबके साथ रहती है। उसको पता है कि घर की बिल्लियां, इनको कुछ नहीं कहना, बाहर वालों को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बिल्लियां और कुत्ते या फिर बिल्लियां और तोते घर में एक साथ रहते हैं, क्या बिहेव क्या है जानवरों का? मैं आपको बताऊं कि आई हैव अ लैब और आई आल्सो हैव अ रूस्टर, क्योंकि वो माय सन लव्स रूस्टर। तो वो शुरू में ना वो एक दूसरे, वो डॉग जो था वो उसको चेस करता था, उसके बाद मैं देखती थी ये दोनों इकट्ठे वॉक कर रहे हैं। So they can be compatible, obviously जब रहते हैं they can become friends। हाँ, they become friends, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा, एबनॉर्मल बिहेवियर्स क्या क्या आते हैं अगर हम डिफरेंट, आप अगर कैटेगराइज करें जानवरों को, परिंदों को, जैसा आपने बताया कि वो खुद को अपने आप को नोचना शुरू कर देते हैं, अपने प्लकिंग करना शुरू कर देते हैं, बाकी जानवर किस तरह के एबनॉर्मल बिहेव दिखाते हैं? देखिए, जो आपने, बिकॉज अगर डॉग्स, आप पेट्स की बात करी हैं, सो लेट मी रिमेन ऑन पेट्स। जो डॉग्स हैं फॉर एग्जांपल, अक्सर लोग कहते हैं जी वो एक सर्कल में अपनी टेल चेस कर, और वो तो जी बड़ा वो द पीपल लाफ, वो तो जी हमने खेल रहा है, बट इट्स एन एबनॉर्मल बिहेवियर, टेल चेसिंग। ये एक है। फिर आपने अक्सर देखा होगा कि जी ओनर चला जाता है, वो वापस आते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को च्यू किया हुआ है। अब सेपरेशन एंजाइटी एक चीज़ होती है जो कि एनिमल्स में बहुत कॉमन है, यानी वो भी तन्हाई का शिकार है। जी, अब वही जो सारा ने पॉइंट आउट किया था कि जी बच्चा पपी होता है, बड़ा जी गोद में ले लेके बैठ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो गया, यू डोंट डू दिस, सो वो एनिमल फील सेपरेशन एंजाइटी, और फिर वो हाउल करेंगे पूरी रात और ओनर उठ के चीखेगा, मारेगा। और वो जब आप, यू मस्ट रिमेम्बर, जब आप अपने डॉग को कह रहे हैं डोंट डू दिस, यू आर गिविंग द अटेंशन, और वो आप रीइंफोर्स कर रहे हैं कि वो अटेंशन सीकिंग के लिए करेगा ये काम। You howl, I come and scream at you, so you're actually, you have to understand dog psychology। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वैक्सीन कराना इनको कितना जरूरी है, क्योंकि इनमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो इंसानों को लग सकती हैं। इसमें बहुत सीरियस बीमारियां होती हैं, वायरल इश्यूज होते हैं, स्पेशली यू टेक योर डॉग आउट फॉर अ वॉक, ऑब्वियसली उस रास्ते पे स्ट्रे डॉग्स भी घूम रहे होते हैं जो कि वैक्सीनेटेड नहीं होते। It's critical that you vaccinate because they can have contract deadly diseases, और ये इस तरह की होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा जी, एकदम से डॉग ने वॉमिटिंग शुरू कर दी, रेबीज, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, सीजर्स शुरू हो जाते हैं, तो they can develop into something really serious, और वो उससे मोर्टेलिटी हो सकती है। तो वैक्सीनेशन तो क्रिटिकल, बहुत जरूरी है। बच्चों का ख्याल रखते हैं, पेट्स आर लाइक दैट। सारा देखने वालों को क्या पैगाम देंगे?
मैं सबसे पहले उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी यार कि प्लीज़ अगर आप अपने आप को एजुकेट करें, अपने बच्चों को एजुकेट करें और बच्चों को ना कंपैशन और हमदर्दी और प्यार करना सिखाएं, क्योंकि अक्सर औकात मैंने देखा है स्पेशली जो बेचारे गली के जानवर हैं। कल ही मुझे किसी एक इंसान ने रिपोर्ट किया हमारे एनिमल ग्रुप में और लिखा हुआ था, उसने बच्चा था कोई कॉलेज का, कि गली में एक छोटे पपी को गले में रस्सी बांध के घसीटा जा रहा था और सारे बच्चे तालियां बजा रहे हैं और हा ही। बहुत शुक्रिया तो सारा उस प्रोग्राम बच्चे में ने शामिल उसकी होने मदद के लिए। की। डॉक्टर साहब हाँ जी। आपका बहुत शुक्रिया। इस तरह के जब आप बिहेवियर देखते हैं तो अपने बच्चों को मना कीजिए, क्योंकि अगर वो जानवरों को इस तरह की हरकतें करके खुश हो रहे हैं तो कल वो इंसान के साथ भी इसी तरह के बिहेव दिखाएंगे। इसलिए जो आपके घर में पालतू जानवर है उनकी वैक्सीन कराना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कराई तो आज ही करा लीजिए। वापिस आते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात कर लेते हैं जी महंगाई के हवाले से, जो कि हमेशा मैं कहती हूँ आपका मेरा हम सबका मुश्तरका मसला है। महंगाई तो कंट्रोल अभी तक नहीं हो रही। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोशिशें भी की जा रही हैं, सहूलत बाजार भी लगा दिए गए हैं, लेकिन ओपन मार्केट अभी तक ज़िला इंतज़ामिया के हाथों से दूर दिखाई दे रही है। आज क्या सूरत हाल है? राना फाहद हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, उनसे बात कर लेते हैं। राना फाहद, बताइए कौन से बाजार में आप मौजूद हैं, कीमतों के क्या रेट हैं आज? मैं इस वक्त गड़ी शाहू बाजार में मौजूद हूँ और महंगाई का बेकाबू जिन जो है वो काबू में आता दिखाई नहीं दे रहा। रोजाना की बुनियाद पर जो है वो अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, जिनमें ज्यादातर इजाफा जो है वो आज अगर बात की जाए तो मुर्गी के गोश्त की बात की जाए, ब्रायलर मुर्गी का गोश्त जो है वो आज 3 रुपए फी किलो जो है वो उसकी कीमत में इजाफा हुआ है और 281 रुपए कल तक फरोख्त किया जा रहा था। आज उसकी कीमत जो है वो 284 रुपए कर दी गई है और बताया यह जा रहा है कि सप्लाई जो है वो ब्रायलर गोश्त की इसमें कमी आई है, जिसके बायस कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। और अगर बात की जाए आम आदमी की खरीदारी के हवाले से सब्जियों की, तो सब्जियों की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। जो कमेटियां तय करती हैं सरकारी कीमत, उनके मुताबिक तो बिल्कुल भी जो है वो किसी मार्केट में जो है वो सब्जियां फरोख्त नहीं की जा रही। आज अगर बात की जाए प्याज की, तो प्याज आज 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अगर जबकि कमेटी की जानिब से, मार्केट कमेटी की जानिब से इसका सरकारी रेट जो है वो 75 रुपए फी किलो जो है वो मुकर्रर किया गया है। और टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की आज जो है वो मार्केट में 170 से 180 और कहीं जो है वो 200 रुपए फी किलो तक भी टमाटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी रेट टमाटर का जो है वो 145 रुपए, आज 5 रुपए फी किलो उसमें इजाफा किया गया है। मगर इसके बावजूद कीमत जो है वो 170 से 80 रुपए तक वसूल की जा रही है। इसी तरह प्याज की अगर बात की जाए तो प्याज 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और आलू जो हर जो है वो गरीब आदमी की पहुंच में होता था, 15 से 20 रुपए किलो तक आलू फरोख्त किया जाता था, आज उसकी कीमत 100 रुपए फी किलो है। और जो सरकारी जो है वो उसकी कीमत मुकर्रर की गई है वो 85 रुपए है, जबकि मार्केट राना फाहद, आप हमें 100। ये बताइए कि सरकार की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उस पर किस हद तक इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? सिद्रा, कहीं भी मार्केट की तो बात छोड़ें, आप कहीं मंडी में चले जाएं तो मंडी में भी सरकारी रेट लिस्ट पर अशिया जो है वो दस्तयाब नहीं है। जो बड़ी मार्केटें हैं वहां पर भी जो है वो सरकारी रेट के मुताबिक अशिया फरोख्त नहीं की जा रही है और जो छोटी मार्केटें हैं वहां पर तो कई गुना ज्यादा जो है वो कीमत वसूल की जा रही है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टमाटर की कीमत जो है वो 145 रुपए है, मगर 180 रुपए फी किलो तक टमाटर। बहुत शुक्रिया राना फाहद हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बताने के लिए। जी, आज भी मार्केट में सूरत हाल महंगाई की जूं की तूं बरकरार है। आगे बढ़ते हैं जी, बात करेंगे कुछ म्यूजिक के हवाले से। तो मौसीकी फनून लतीफ़ा की एक बहुत ही शानदार सिन्फ है और इसका ताल्लुक अंदरूनी जज्बात से इतना ज़्यादा गहरा है कि इसे रुख की ग़ज़ा कहा जाता है। और इस बात में भी कोई मुज़ायका नहीं कि किसी भी इलाके में रहने वाले लोगों के मिजाज की अक्कास वहाँ की मौसीकी और इसके साथ साथ सकाफत होती है। वैसे तो पाकिस्तान का इंतहाई खूबसूरत गिलगित बल्तिस्तान का जन्नत नज़ीर खित्ता अपनी दिलकशी और ख़ूबसूरती में कोई सानी नहीं रखता। वहाँ पर बुलंदो बाला पहाड़ियाँ हैं और इसके साथ साथ उसकी मुनफरिद शनाख्त है। हिमालय है, कराक्रम है, हिंदुकश के पहाड़ी सिलसिले भी हैं, बुलंदियाँ भी हैं, दरियाए सिंध है, शुगर का बहाव है। ग्लेशियर्स की बात करें तो बड़े बड़े सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ जब हम अहम रोड्स की बात करते हैं, शाहराह कराक्रम की
बल खाती हुई लकीर यहाँ के लोगों की फितरत और उनके ज़ौक़ पर ज़बरदस्त असर रखती है। आज इसी हवाले पे हमने बात करनी है उसी इलाके के मशहूर कुन म्यूज़िक के बारे में, मनाजिर के बारे में, और वहीं के आर्टिस्ट आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। इंट्रोडक्शन में आपसे करवा देती हूँ जी। हमारे साथ मौजूद हैं नियाज़ हुनज़ाई साहब हैं, आप आर्टिस्ट हैं, म्यूज़िक टीचर भी हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी अली शान है, आप भी आर्टिस्ट हैं, तबला नवाज़ हैं, आपको भी प्रोग्राम में अली खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ साहब सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये गिलगित बल्तिस्तान से लाहौर तक का सफ़र कब हुआ, कैसे हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू लाहौर टीवी और पूरा पाकिस्तान को, पूरा लाहौर को मेरी तरफ से सलाम। एक्चुअली जो मैं जब पैदा हुआ था, थोड़ा सा मैं डिफरेंटेबल था, मैं एज अ व्हील चेयर यूज़र हूँ। तो जब मैं स्कूल के टाइम, जाहिर बात है मैं पढ़ता रहा, लेकिन म्यूज़िक के बहुत ज़्यादा असरात थे मेरे ऊपर, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे एक म्यूज़िक का एक अलग रुबाब या बांसुरी मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्कूल के टाइम पे भी मैं बजाता रहा, लेकिन कुछ हद तक मैं जाहिर बात सीखा अपने आप। तो आगे टीचर से सीखा या फिर खुद से ही देख के बजा क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक टीचर नहीं मिले मुझे, म्यूज़िक टीचर नहीं थे, तो बस खुद से एक मैंने कोशिश की। और फिर इसके बाद मैं लाहौर आया एजुकेशन पढ़ने के लिए। तो देन फिर यहाँ पे फिर मुझे अच्छा एक डिफरेंट म्यूज़िक मिला, क्योंकि हमारे उधर डिफरेंट म्यूज़िक है, ट्यून डिफरेंट है, रिदम डिफरेंट है, बहुत वो है। लेकिन फिर यहाँ आके फिर मैंने प्रॉपर सीखना शुरू की, और इवन रबाब के लिए मैं अफ़गानिस्तान भी गया सीखने के लिए। अच्छा। उस्ताद हुमायूं सखी से मैंने। अच्छा, फिर फैसला कब हुआ नियाज़ साहब के अब आपको म्यूज़िक एज अ प्रोफेशन लेके चलना है? एक्चुअली लोग जब मैं म्यूज़िक प्ले करता था, लोग अप्रिशिएट करने लगे गिलगित बल्तिस्तान से या हुंज़ा से ऐसा एक लड़का आया है जो इस तरह का म्यूज़िक बजाता है, शोहरत इज़्ज़त मिली। फिर मुझे अच्छा लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता से फिर मैंने इसको प्रोफेशनली सीखा, और मैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीच कर रहा हूँ। हमारा एक स्टूडियो है, 3 ताल स्टूडियो, वहाँ पे भी मैं सिखाता हूँ रबाब जो इंस्ट्रूमेंट है, जो फोक इंस्ट्रूमेंट है, और डिफरेंट इंस्टीट्यूट से वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। अच्छा, चले नियाज़ साहब, आपसे हम ज़रूर चाहेंगे कि हमें भी कुछ सुनाएं। आपके पास ये जो इंस्ट्रूमेंट है, बार बार आप इसका नाम भी ले रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप देखने वालों को बताएं कि ये स्पेशली गिलगित बल्तिस्तान का इंस्ट्रूमेंट है। एक्चुअली ये सेंट्रल एशिया का इंस्ट्रूमेंट है। ये अफ़गानिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, ईरान, ताजिकिस्तान जो पहाड़ी इलाके हैं, तो वहाँ का ये इंस्ट्रूमेंट है, रबाब। वहाँ बजाया जाता है और इसको रबाब कहा जाता है। बिल्कुल। ठीक, अभी हमें आप क्या सुनाने वाले हैं? मैं एक नात सुनाऊंगा। जरूर। सुबह का टाइम है तो अच्छा लगेगा इंशाल्लाह।
शानदार, खूबसूरत। थैंक यू सो मच। या सब हमें ये बताइए कि अब जो इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर रहे थे, इसकी मदद से आप कोई भी उर्दू, पंजाबी, कोई भी आपका गिलगित बल्तिस्तान का या फिर कोई भी ट्रैक पे इसका इंस्ट्रूमेंट आप एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ क्लासिकल म्यूजिक। जब आप क्लासिकल म्यूजिक सीखने लगते हैं तो कोई भी पंजाबी हो, इवन आप देख लेना लाहौर में बहुत से मेरे स्टूडेंट्स हैं, एक 100 से ज़्यादा रुबाब सीखते हैं मुझसे। उसमें बड़े भी 50 साल से ऊपर भी लोग ऐसे हैं जो रुबाब सीखते हैं मुझसे, और छोटे बच्चे भी हैं। और बड़ी खूबसूरत इसकी मीठी सी धुन है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। रुबाब का बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद किया जाता है, इवन लाहौर में। और इवन मैं चाहता हूँ कि पूरा इवन पंजाब में भी ये इंस्ट्रूमेंट आ जाए, क्योंकि इस पे पंजाबी गाने भी बहुत अच्छे बजते हैं। कुछ भी आप बजाओ, इंग्लिश गाने जो भी हो। चलिए, ये भी हमने आपसे जानना है कि कितना आसान है, कितना मुश्किल है, कितने लोग हैं जो कि म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, सीखना चाहते हैं। अलीशान, आप कब से तबला प्ले कर रहे हैं? मैं बचपन से बजा रहा हूँ और 4 साल की उम्र में मैंने शुरू किया तबला। अच्छा। तो अभी तक मैंने सीख रहा हूँ, और मेरे जो मैंने सीखा अपने पापा से, और मेरे पापा ने जो सीखा वो उस्ताद यूनस इकबाल से सीखा, और वो मेरे दादा उस्ताद हैं, तो मैंने उनसे सीखा है। अच्छा, तो अभी हमें ये बताइए कि कितना ट्रेंड है हमारे यहाँ तबले का, म्यूज़िक का, क्योंकि हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री देखा जा रहा है दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है, कम होती जा रही है, लोगों के पास उस तरह से काम नहीं है जैसा कि हम माजी में देखते थे। जी, ये कि इसको बजाने के लिए पहले तो ये कि टाइम बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको टाइम देंगे तो फिर ही आगे ये दे सकता है काम। जी, ये बात है। तो टाइम इसको बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, फिर जाके कुछ चीज़ें हैं कि हाथ में आती है। कितना प्रैक्टिस करते हैं? दिन के 2 घंटे हर रोज? जी। कभी छुट्टी नहीं करते? नहीं, कभी छुट्टी। अच्छा, अगर छुट्टी करते हो तो फिर क्या फिर वो पीछे चले जाते 3 दिन। अच्छा, अगर एक दिन छुट्टी करते हैं तो 3 दिन पीछे चले जाते? इसी तरह है। इस म्यूजिक के साथ भी यही मामला? बिल्कुल यही। मैं डेली में 4-5 घंटे लगातार प्रैक्टिस में होता। अच्छा। क्योंकि मेरा काम ही मेरा प्रोफेशनल है। मैं घर पे भी और भी इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन मेरा जो सबसे ज्यादा फेवरेट है वो रुबाब है। रुबाब जब मैं अकेलेपन में जब बजाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत से लोग हैं। अच्छा, साथ में आपके पास फ्लोट भी है? हाँ, बांसुरी भी है। मैं बांसुरी भी सीखता हूँ, और उस्ताद एहसान पप्पू से, वो भी बहुत हमारे पाकिस्तान के। बांसुरी पे क्या सुना रहे हैं आप हमें? अब बांसुरी पे कोई पंजाबी गाना सुना सकते हैं? जरूर। बांसुरी तो वैसे भी जब भी जहन में आता है ये इंस्ट्रूमेंट तो पंजाबी फौरन जहन। हाँ, एक बिल्कुल वो है। हाँ, चलिए जी।
शानदार, आप दोनों के लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग। यकीनी तौर पर देखने वाले भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। एक तो जी हीर रांझा का बड़ा खूबसूरत ट्रैक जो कि वंजली वालड़िया इन्होंने सुनाया है, फौरन से पहले पहचान भी होगी। कितना मुश्किल, कितना आसान? मुश्किल बहुत ज्यादा है, मुश्किल बहुत है। बिल्कुल। इधर मेरे अभी मेरे साथ बांसुरी ज्यादा मुश्किल या रबाब बजाना ज्यादा मुश्किल? दोनों का एक अलग अलग है, क्योंकि फ्लूट का जो है ना विंड इंस्ट्रूमेंट है। स्टैमिना बहुत चाहिए आपको। बिल्कुल स्टेमिना चाहिए। अब जो मेरे साथ मैनेजर मेरे आए हैं एहसान रजा, जो हमारे वो है, दूसरा जो हम मेरा एक शागिर्द भी है वो भी आया, वो उनको पता है जितना मैंने मेहनत किया है यहाँ पे ना, बहुत वो आपकी मेहनत आपके काम से झलक रही है। एग्जैक्टली बस। अच्छा अलीशान, हमें ये बताइए कि ये म्यूजिक साथ साथ सीखना, साथ साथ प्ले करना, ये पूरा टीम वर्क होता है इकट्ठे बैठ के कि इस तरह से बांसुरी बजेगी तो इस तरह से साथ में तबला प्ले होगा? जी जी, ये ऐसी है कि जैसे अभी बजाया गाना तो उस पर भी वैसे ही तबला बजेगा, वैसे ही बीट होगी। अच्छा, सपोर्ट कितनी मिलती है सोसाइटी से? दोस्त क्या कहते हैं, फैमिली क्या कहती है? जी मेरे मामा पापा ने बड़ी सपोर्ट किया और इसी तरह जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं कि और ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है दोस्तों से भी, और शागिर्द भी मेरे हैं जो स्टूडेंट है मेरे। और अच्छा, आपके भी आगे स्टूडेंट? जी जी, मेरे भी स्टूडेंट है। अच्छा। तो उनको भी मैं तबला सिखा रहा हूँ। तबला सिखाते हैं। दोस्त आते हैं शौक के लिए आते हैं या फिर प्रोफेशन बनाना चाहते हैं? प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। आपका भी यही प्रोफेशन रहेगा? यही रहेगा। अच्छा अन्यास, हमें ये बताइए कि जब हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, मुख्तलिफ म्यूजिक की बात करते हैं, तो हम ज़रूर आपसे गिलगित वाला भी कोई स्पेशल ज़रूर सुनेंगे, लेकिन हमें बताइए कि पंजाबी मुश्किल है, उर्दू है थोड़ा टफ, या फिर सब कुछ ही थोड़ा ट्रिकी होता है म्यूजिकली? हाँ, जब हम किसी भी ट्रैक का इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो है ना क्लासिकल म्यूजिक मुश्किल होता है। अच्छा। रबाब के या कोई भी फ्लूट पे, बाकी जो है ना ट्यून्स है एक ही स्केल्स है, जाहिर बात है म्यूजिक एक ही है, लेकिन बस उसके स्टाइल्स डिफरेंट है। चाहे गिलगित के हो, चाहे पंजाबी हो, पश्तू हो, थोड़ा सा उसके स्टाइल्स, उसके रिदम्स वगैरह थोड़ा सा चेंज इन है। बाकी आप बजाने में तो बहुत से क्लासिकल ही मुश्किल लगता है, जो हम लोग रबाब पे या इस तरह के जो हम लोग संगत करते हैं तबले के साथ, तो वो ज़्यादा मुश्किल लगता है। जो फोक म्यूजिक है तो वो ट्यून्स है वो बजते हैं। अच्छा, हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में अभी तक म्यूजिक के हवाले से उस तरह से काम नहीं हो रहा। हमारे आर्टिस्ट क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हमारे पाकिस्तान में जाहिर बात है जितने भी आर्टिस्ट है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है आजकल। हाँ, तो आपको पता ही है कोरोना की वजह से भी बहुत ज़्यादा पूरे दुनिया परेशान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे इधर ना इंस्टीट्यूट्स नहीं है म्यूजिक के। म्यूजिक के इंस्टीट्यूट्स होना चाहिए, जिस तरह हमने बनाया है ना 3 ताल स्टूडियो, तो वहाँ पे हम सिखाते हैं, काफी लोग आते हैं, वो काफी लोग ये चाहते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं है, सीखने वालों के लिए कोई जगह नहीं है जहाँ पर जाकर वो अपने ज़ौक़ की तस्कीन कर पाए। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अली शान, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे आपने इजाज़त देनी है, कल हमारी मुलाकात नहीं होगी, पीर की सुबह 9:05 पर हमारी फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जाते जाते अपने मेहमानों से एक और हम इंस्ट्रूमेंट सुनेंगे, देखते हैं हमारे लिए क्या प्ले करते हैं। अल्लाह ने के बाद जी पार चन्ना पंजाबी एक है, जरूर।